इसमें स्कूल सर्वाइवल पे मैं बात करी थी कि असल पेरेंट्स का काम क्या है कि बच्चों को एक्टिवली असिस्ट करना है। और जब हम असिस्ट करते जाते हैं तो एक स्टेज आता है जब बच्चे को हम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि अब वो जो स्किल्स जिसमें हमने उसको हेल्प की थी वो इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करे। अगर हम अपने रवैयों को देखें तो अक्सर प्रॉब्लम ये होती है कि हमें खुद भी नहीं पता कि कौन से स्किल्स डेवलप करने हैं। हम सिर्फ बस नंबर ले लो और सीरियस हो जाओ और पढ़ाई कर लो, हम इस किस्म के जुमले बोल रहे होते हैं और बच्चा भी टोटली ब्लैंक बैठा होता है। दूसरा ये कि अक्सर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि कब स्टार्ट किया जाए। जब भी बच्चा सीख रहा है, इन द प्रोसेस है, आप उसकी स्किल बिल्डिंग शुरू कर सकते हैं। इवन प्री स्कूलर्स या स्कूल से पहले भी आप बच्चों को बहुत से ऐसे स्किल सिखा सकते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया, जिसमें टाइम को कैसे मैनेज करना है, अपनी एक्टिविटी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और उसमें किन किन एरियाज को आपने कवर करना है। इसको इधर रखने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह बाद में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगी। इससे एक्चुअली डिस्टर्बेंस ज्यादा होती है, बीच में फोन आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि आप अपने बच्चे को जो भी सिखाना चाह रहे हैं जितना अर्ली सिखा सकें। दूसरा क्वेश्चन ये आता होता है कि जी बच्चा बड़ा हो चुका है और बहुत ही उसका गैप आ चुका है एकेडमिक्स में, अब मैं क्या करूं? तो तब भी यू स्टार्ट विद द बेसिक, यानी जब भी आपको कोई फॉर्मूला मिलता है तो आप ये करते हैं कि उस फॉर्मूले को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। आप ये नहीं गम मनाते कि मैंने पिछले 10 साल जाया कर दिए और मैंने तो बचपन से कुछ भी नहीं किया। आप कहते हैं अच्छा ठीक है, आज मुझे पता चला है कि ये काम करना है, बस आज से करना शुरू कर दूं, और उसी से आप देखें कि बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो स्कूल में सरवाइव करने के जो स्किल्स हैं वो कौन से हैं एकेडमिकली, इनको समझेंगे हम। टाइम को मैनेज करना बच्चों को आना चाहिए। अब आप देखिए, टाइम को मैनेज करना आप किसी भी एरिया में उनको सिखा सकते हैं। सुबह उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम, प्ले टाइम, हम इन्हीं स्ट्रगल्स में होते हैं। अगर हमने अपने बच्चे को ये टाइम मैनेज करना किसी भी टास्क पे सिखा दिया तो वो एकेडमिकली भी साउंड होना शुरू हो जाएगा। दूसरा है चीजों को ऑर्गेनाइज करना। जब उसको इवन अपना प्ले एरिया ऑर्गेनाइज करना आ गया, अपना बैग ऑर्गेनाइज करना आ गया, जब उसके सामने कोई क्लास वर्क होमवर्क आता है, उसको ये पता चल गया कि अब मैंने किसको खोलना है, किस चीज को देखना है, तो ऑर्गेनाइज हो गया, तो उसके एकेडमिकली वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। प्लान करना, कब मैंने पढ़ना है, किस चीज को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसमें आपको ये गड़बड़ नजर आती है कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, जिसके नंबर ज्यादा थे, बच्चे ने वो नहीं अटेम्प्ट किया और उसको छोड़ दिया और ज्यादा लेंथी आंसर वहां लिख दिया जहां शायद 2 नंबर थे, और आप इसी पे खिंच खिंच के साथ रह रहे होते हैं। रिव्यू करना बच्चों को नहीं आता। बहुत से बच्चे जो होते हैं जब वो पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अक्सर इसी किस्म की बातें कर रहे होते हैं कि बस मैंने टीचर को जल्दी से दे दिया, और हम कहते हैं बेटा एक दफा दोबारा देख लेते हैं, देखो तुमने सिली मिस्टेक्स की हैं। और इसी तरह सस्टेन करना अपने आप को किसी भी टास्क पे, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो हमने बच्चे को सिखाने हैं। और जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि ना तो स्कूल में टीचर्स ये जानती हैं और वो करवाती हैं, और ना ही पेरेंट्स जो हैं वो ये करवाते हैं, और ना ही उनकी आपस में ये कोलैबोरेशन प्रॉपर होती है। यूजुअली होता क्या है कि मदर पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट इस बात पे हो रहे होते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा, और वो सिर्फ स्कूल जब लेकर जाते हैं तो वो जाकर टीचर को ये बताते हैं कि हमने तो ये सोच के आपके स्कूल में डाला था कि जी आप तो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे और आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, और हम सिर्फ स्कूल से डिसअपॉइंट होते रहते हैं और हर वक्त ये प्लानिंग करते रहते हैं कि आप इसको किस स्कूल में डालें, और दूसरी माओ से पूछते रहते हैं कि जी आप किस स्कूल में सेटिस्फाइड हैं। और टीचर्स जो होती हैं वो भी यही काम कर रही होती हैं, क्योंकि वो कहती हैं जी मेरे पास तो 25 बच्चे हैं या हैंड्स फुल हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, अब मैं आपके बच्चे का अगर कोई वीक एरिया है तो मैं कितनी तवज्जो दे सकती हूँ। लेकिन उन्होंने भी जो वीकनेस का एक स्टैंडर्ड रखा है उसमें ये वाले एरियाज नहीं कवर हो रहे होते। लिप सर्विस से कभी कभी कोई बात कर रहा होता है, लेकिन बाय लार्ज देखा गया है कि इन पे एग्जैक्ट बात नहीं होती कि इनको कैसे डेवलप किया जाए या इन पे कैसे काम किया जाए। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि जब हम एकेडमिक एक्सीलेंस की बात करते हैं, एकेडमिक स्ट्रगल्स की बच्चों की बात करते हैं, तो मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं नेक्स्ट 2 सेशंस में आपके साथ शेयर करूंगी।
तो उसमें अब आपको थोड़ी देर के लिए ओवरवेल्म फील हो सकता है कि बहुत सारे आइडियाज आ गए, लेकिन आप उनको लिख कर आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। मे बी जो चीजें मैं आपको आज बता रही हूँ और नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, वो आपको साल लग जाए उनको प्रैक्टिस करने में और ग्रेजुअली डेवलप करने में, लेकिन अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया तो इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा कि आपके बच्चे के लिए कौन सा फॉर्मूला फिट इन होता है। यानी बेस्ट हमेशा ये होता है कि हम जेनेरिक फॉर्मूले को सुने जो आपको दिया जा रहा है, हम उसको देखें कि मेरा बच्चा कहाँ पे होता है, और फिर हम अपनी एनवायरनमेंट, अपने हालात वाकयात और अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बच्चे के लिए प्लानिंग करें। इसीलिए आप देखें कि कई दफा हम किसी एक्सपर्ट को सुनते हैं, हमें वो बात तो लगता है कि ये मेरे लिए है, लेकिन फिर हमें वे फॉरवर्ड नहीं पता चलता, फिर हम परेशान हो जाते हैं कि इसको एक्चुअली अप्लाई कैसे करना है। तो उसमें थोड़ा सा अपने दिमाग को चमकाना पड़ता है, अपने अंदर भी वो एकेडमिक एक्सीलेंस लानी पड़ती है कि ये मेरे ऊपर कैसे फिट इन होगा और उसको मैंने कैसे अपने लिए ड्यूरेबल बनाना है। अच्छा, अब हमारा रोल इसमें क्या है? क्या हम जो स्कूल की एकेडमिक एक्सीलेंस की बात करें, तो अब हम टीचर्स की बात करें, स्कूल सिस्टम्स की बात करें कि क्या किया जाए उनके लिए, उनको कैसे इस चीज पे लाया जाए, टीचर्स को, स्कूल सिस्टम्स को। तो एक्सपर्ट्स ही कहते हैं कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। इवन व्हेन द किड इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले भी मदर का या पेरेंट का रोल होता है बहुत बड़ा, और जब वो बच्चा स्कूल में जा रहा है तब भी ये रोल खत्म नहीं होता, इसलिए कि आपके पास आपका बच्चा 1-to-1 है, और स्कूल में जो स्ट्रक्चर दिया जाता है उससे बच्चे की लर्निंग होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि स्कूल इज अ टेस्टिंग ग्राउंड। जो आपने सिखाया है, अब बच्चे ने स्कूल में जाकर उसको वहां पर परफॉर्म करना है, उसके वहां पे परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि वो अप टू द मार्क है कि नहीं है। तो आप स्कूल भेजने के बाद अपने रोल को खत्म नहीं करेंगे, और उसमें आपने क्या करना है, हमने बच्चों के लिए एक होमवर्क रूटीन बहुत मैंडेटरी जो है वो सेटअप करनी है कि जी ये टाइम होगा जिसपे आप बैठेंगे और अपना होमवर्क करेंगे। और जब हम होमवर्क करा रहे होंगे तो अब वहां पर हमने बच्चों के अंदर ये वाले स्किल्स बिल्ड करने हैं। हमने इस नजर से बच्चों के काम को देखना है कि जैसे आप देखिए, हम कुरान पढ़ते हैं तो जगह जगह हमें स्ट्रगल के लिए कहा गया, रिजल्ट्स के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि जो इंसान स्ट्रगल करता है तो चांसेस क्या हैं, रिजल्ट्स आ जाएंगे। और कोई कमी पेशी रह जाती है तो फिर क्या होता है, अल्लाह ताला माफ करने वाला है, वहां पर हम इस्तगफार पढ़ते हैं। तो एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए भी हमने अपने बच्चों को क्या सिखाना है, स्ट्रगल सिखानी है और सही स्किल्स को बिल्ड करना सिखाना है। कई दफा वो जो स्किल्स सीखते हैं एकेडमिक्स को परफॉर्म करने के लिए, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर मेच्योर होते हैं कि वो वहां पर उसका कोई रिजल्ट दे। लेकिन जब आप सिखाते जा रहे हैं तो जरूर बच्चा उसके मुताबिक परफॉर्मेंस देता है। तो होमवर्क टाइम जो होता है ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है फॉर एकेडमिक सक्सेस। ठीक, अच्छा, अब टारगेट क्या होगा कि जो बच्चा स्कूल से लेकर आया है आपने उसको करवाना है और उसको याद भी कराना है, और फिर वो स्कूल में जब परफॉर्मेंस देगा तो आपने उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट करनी है कि जो स्किल्स मैं सिखा रही हूँ वो बच्चा कितनी अच्छी तरह वहां पे डिस्प्ले कर रहा है। इसके लिए आपको बच्चे को काफी ज्यादा मॉनिटर करना पड़ेगा। ये जो हमारा रवैया होता है, मैं अपनी क्लासेस में भी कई दफा देखती हूँ, जब हम बच्चों की लें, बच्चा पेरेंट से डिटैच नहीं हो रहा, और मदर क्या करती हैं कि उसको बिठाती हैं, उन्होंने सोचा होता है कि ये 2 घंटे की क्लास है तो मैं जरा शॉपिंग कराऊंगी, मैं जरा रेस्ट कर लूंगी, या कोई मेरी क्लास हो रही है मैं उसमें जाकर बैठ जाऊंगी, मैं अलग बैठ के अपना कुरान पढ़ लूंगी। तो हम बच्चे के सामने कहते हैं मैं इधर ही हूँ, मैं इधर ही हूँ, और जरा सा बच्चा उसकी नजर इधर होती है तो हम पीछे से स्नीक आउट कर जाते हैं, हम बच्चे को इनसिक्योरिटीज देना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई के मामले में भी हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, खुद पढ़ो, मेरे पास तो बहुत सारे काम है, मैंने बिरयानी, निहारी और पता नहीं कौन कौन से डिजर्ट्स बनाने हैं, और मैंने घर की वो डिकोरम और उस पर काम करना है, और मैंने पता नहीं कौन कौन से एरियाज को कवर करना है। यानी उन एरियाज को आसानी से छोड़ा जा सकता है। जैसे हम बच्चों को नीड्स और वांट्स के बारे में बताते हैं तो हमें अपने लिए भी देखना होता है कि
क्या मेरा बहुत सारा वक्त वांट्स में तो नहीं गुजर रहा? अगर नीड बेसिक मेरी पूरी हो रही है तो फिर मुझे किस एरिया पे फोकस करना है? क्योंकि ये काम करने के लिए आपको बच्चों को कोई ना कोई एरिया भी देना पड़ेगा जो आपकी नजर के सामने हो, आपको नजर आ रहा हो, और उसके साथ साथ आपको बच्चों को प्रॉपरली मॉनिटर भी करना होगा। और ये सारा काम फ्रस्ट्रेशन के बगैर करना है, क्योंकि अगर पेरेंटल फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है और पेरेंट बच्चे को कुछ कहना शुरू कर देता है, तो फिर आप देखिए पहली बात तो ये कि हम यहाँ मारपीट करते हैं। इतने आराम से मुझे मदर्स कहती हैं कि नहीं मैं ज्यादा नहीं मारती, कोई मेरा ख्याल है महीने में 2-3 दफा, और मेरा दिल जो होता है वो बिल्कुल सिंक इन कर जाते कि मतलब ये नॉर्म है कि देखिए फिर तंग इतना करते हैं हाथ उठ जाता है मेरा, ज्यादा नहीं कभी कभार। लेकिन आपको पता है कि वो जो ट्रॉमा होता है वो आगे उनकी जिंदगी में कितनी टॉक्सिसिटी लेकर आ रहा होता है, कितने सारे चैलेंजेस होते हैं जो कि बढ़ रहे होते हैं। तो ये सिर्फ हम अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है कि बच्चों को वहां पे बिठाना है। अगर आपका कोई अपना काम है, मेरे जब बच्चे छोटे थे तो मैं यही करती थी, इवन अगर सब्जी भी काटनी होती थी या अपने कोई फाइल वर्क या अपना कोई लेक्चर सुनना है, मैं साथ ही बैठ जाती थी, उनको थोड़ा सा सुपरवाइज करती थी और साथ अपना काम करती रहती थी। क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल नहीं होता काम के हम वहां पे बैठ नहीं सकते। हम कहते हैं कि ये खुद बैठे, खुद सारे काम करे। और मैंने तो, आपको पता है कि इधर जाना है, उधर जाना है, ये करना है, वो करना है, तो सारे काम आपको कट ऑफ करने पड़ते हैं। फिर एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है इसमें कि जब आपने होमवर्क रूटीन स्टैब्लिश करनी है तो देयर हैज टू बी कंसिस्टेंट टाइम। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम इज नॉट विद चिल्ड्रन। हम कहते जरूर हैं बच्चे बैठते नहीं, लेकिन आप देखिए, आप अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करें कि हमारे अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है कि हमने उसी टाइम पे बच्चे को वो काम कराना है। हम अक्सर खुद ही वो प्लान्स चेंज कर रहे होते हैं। तो इसमें भी हमें इस बात को जहन में रखना है। अच्छा, जनरल रूल ये होता है कि अब होमवर्क टाइम आपके बच्चे का कितना होना चाहिए, उसके लिए वो कहते हैं कि 10 मिनट्स पर ग्रेड। यानी अगर ग्रेड 2 का बच्चा है तो कितना टाइम हो जाएगा? 20 मिनट्स। 10th ग्रेड का बच्चा है तो कितना टाइम हो जाएगा? 100 मिनट्स। तो डेली आपने उसको इतने टाइम के लिए बिठाना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जब आप उनको कहते हैं होमवर्क कर लो, बच्चे 10 मिनट में जल्दी जल्दी लिखते हैं और कहते हैं आई एम डन। और हम भी कहते हैं चलो शुक्र है काम कर लिया, मुझे इसके साथ स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारे अपने अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने इतना टाइम बच्चे को देना ही देना है, और बच्चे के साथ डिस्कस कर लेना है कि बेटा आप कुछ भी करें ये टाइम आपको लगाना पड़ेगा। मैं बताऊं, मैं क्योंकि पूरे वीक में बिजी होती हूँ, तो मैं संडे को एक मैंने एक्स्ट्रा मेड रखी है जो आती है, फिर उसके साथ में पूरी थरो क्लीनिंग कर लेती हूँ। अब संडे को भी कई दफा मेरी कोई क्लास आ जाती है, कोई कमिटमेंट, तो वो तो शुक्र करती है। तो वो मैंने उसको एक अब मैंने क्या देखा कि वो मैं जब आती हूँ वापस, अगर 2 घंटे के बाद वापस आई हूँ, वो बैठी होती कहती बाजी सारा काम कर लिया। मैं बड़ी परेशान, क्योंकि फिर मैं उसको पैसे देके रुखसत कर देती हूँ, बाद में देखती हूँ तो ये भी नहीं ठीक, वो भी नहीं ठीक। तो अब मैंने उसको ये बताया हुआ है, टाइम बताया हुआ है कि अगर तुम इतने बजे आओगी तो तुम्हें इतने आवर्स काम करना है। और अगर वो फारिग हो जाए मुझे कि मैं फारिग हो गई हूँ, तो मैं जाने नहीं देती, मैं उसको एक और काम दे देती हूँ, फिर एक और काम, फिर मैं टाइम देखती हूँ। जब उसने ये कैलकुलेट कर लिया कि मैं अगर जल्दी भी कर लूं तो मुझे और काम मिल जाता है, तो फिर वो क्या करती है, उसी काम को अच्छी तरह से तरीके से करके जाती है। क्योंकि वो टाइम से पहले मैं जाने नहीं देती उसको। और अगर मैं घर नहीं हूं तो तब भी मैं घर वालों को मैंने बताया था कि इस टाइम से पहले उसको जाने नहीं देना। तो बच्चे को भी जब हमने वो स्किल सिखाना है तो वी नीड दैट टाइम एंड वी नीड दैट कंसिस्टेंसी। तो बच्चे को भी पता जब होगा कि नहीं, मुझे तो अगर मैंने ये भी कह दिया कि मैंने जल्दी से कर लिया है, और हम देखिए कई दफा काम देखते हैं, हम कहते हैं राइटिंग कितनी खराब की है, बैग में डाल भी देते हैं और फिर कहते हैं अच्छा जाओ, और फिर बच्चा कहता है मैं कंप्यूटर लगा लूं, मैं गेम खेल लूं। तो हमें भी सुकून मिलता है थोड़ी देर के लिए कि काम तो हो गया, लेकिन अगेन वो जो एक वो अंडर हैंड वो मसला चल रहा है वो चलता रहता है। तो फिर आपके बच्चे को जब पता होता है कि देयर इज नो एक्सेप्शन, कि अगर उसने काम कर लिया है या कोई उसने रश किया है या कोई ऐसी चीज है तो आप नहीं करने देंगी उसे। अगर वो कोई चीज भूल भी आए हैं, आप दूसरी कॉपी पे करवा लेंगी, रफ कॉपी पे करवा लेंगी।
और कहेंगे कोई बात नहीं, आप भूल आए कॉपी, टीचर से नहीं ली, आप रफ कॉपी पे करेंगे, टीचर को दिखाएंगे और कल उसको दोबारा उस पे कर लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा कि बच्चे के अंदर एक ठहराव आएगा, उसको ये पता चलेगा कि जब मसाइल भी आते हैं तो उनको कैसे हल करना होता है, प्लस उसे ये पता चलेगा कि जिस चीज को जितना वक्त दिया जाना होता है वो देना पड़ता है। अच्छा, अब हमने बच्चों को डिफाइन करके देना है कि होमवर्क डेफिनेशन बच्चों के लिए क्या है। जैसे मैंने आपको कहा कि ज्यादातर बच्चों की डेफिनेशन होमवर्क की ये है कि जल्दी से कर लो, फास्ट पेस में जाओ और सारा काम कर लो। न्यू डेफिनेशन में क्या बात आ रही है कि बच्चे को हमने फोकस करना सिखाना है प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट गोल्स, तीनों टाइम जोन्स के ऊपर फोकस करके हमने बच्चे को काम करना सिखाना है। और इसमें इसीलिए पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत क्रूशियल है। आपकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर बच्चा ये स्किल खुद से नहीं डेवलप कर सकता। ठीक, हाँ, उसको थोड़ा सा काम आप ग्रेजुअली जब सिखाते जाएंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा काम वो खुद कर लेता है, कौन से काम में उसको हेल्प चाहिए होती है। लेकिन आपको शुरू में उसके साथ पूरा बैठना पड़ेगा और आप उसके साथ ये टर्म्स यूज कर सकते हैं, चेक इन चेक आउट, कि हमारा चेक इन टाइम शुरू हो चुका है, अब आप बैठ जाएं पढ़ने के लिए और इस टाइम पे आप चेकआउट करेंगे और वो जो फॉर्मूला मैंने बताया उसके मुताबिक ये काम आपको करना होगा। तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जब ये नई हैबिट सीखना शुरू करते हैं, वो प्रोग्रेस करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप अपनी इन्वॉल्वमेंट को फेड आउट करते जाते हैं और एक स्टेज आती है वो हायर, मतलब ओ लेवल, ए लेवल, एफएससी, मैट्रिक, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए, तो अब उनके अंदर वो सस्टेनेबिलिटी फॉर दोज हैबिट्स आ चुकी होती है। ठीक है, अब आपको इतना ज्यादा उनको बताना नहीं पड़ता, उनको पता होता है कि उन्होंने कैसे वो काम करना। होमवर्क को हमने रीडिफाइन करना है, उसमें हमने क्या क्या उनको सिखाना है, ये तीनों टाइम जोन्स के हिसाब से। प्रेजेंट मोमेंट में हमने क्या सिखाना है उनको कि जो काम मिला है उसको आज ही खत्म करना है। जैसे टिपिकली बच्चा कहता है कि जी लेट्स से मंडे है और वो कहता है कि टीचर ने, या वेडनेसडे को टीचर ने होमवर्क दिया है, वेडनेसडे को टीचर ने होमवर्क दिया वेडनेसडे को कि जी वीकेंड के बाद जो मंडे आएगा उस दिन आपका टेस्ट होगा। जब आप डायरी खोलती हैं वेडनेसडे को तो बच्चा कहता है मामा इसको हम वीकेंड पे कर लेंगे। हम भी कहते हैं अभी तो मैंने वही बातें, इतने घर के काम करने हैं और इसको भी देखना, मैं थकी हुई हूँ, चलो वीकेंड पे कर लेंगे। वीकेंड पे क्या होता है, मेहमान आ गए, आना जाना पड़ गया, थक गए, एक और टीचर ने भी कोई काम दे दिया, अब वो 2 टेस्ट आ गए। अब हम अगले दिन जाकर स्कूल वालों से लड़ लेते हैं, देखिए जी आप 2-2 टेस्ट दे देते हैं, हम कैसे 2 की तैयारी करवाएं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो उस दिन का काम था हमने वक्त पे नहीं करवाया। तो आपने ये करना होता है कि आपने बच्चे को उसी दिन बताना है जो भी काम आएगा, मे बी इवन अगर वो मंडे को आपने सबमिट करना है, हम वीकेंड पे उसको रिवाइज कर लेंगे, लेकिन करेंगे उसी दिन। आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। इसमें जैसे बड़े बच्चे आपके हैं, लेट्स से उन्होंने इसी तरह वेडनेसडे को कोई आया कि जी वो मंडे को है और वो बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ी असाइनमेंट है, कुछ में रिसर्च वर्क है, कुछ और इस तरह के काम है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उसको वेडनेसडे से लेकर मंडे तक छोटे चंक्स में डिवाइड कर देते हैं और आप कहते हैं कि आप डेली करेंगे लेकिन इतना चंक करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन लंबा है, चैप्टर मुश्किल है, या आपका वो वीक एरिया है, तो ठीक है आज आ गया, अब हम इसको डेली इतना टाइम स्लॉट देंगे कि इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट मोमेंट का काम है जो आपने करवाना है। नंबर 2, आपने फ्यूचर के बारे में बच्चों को बताना है कि फर्दर ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग कैसे होगी। ये भी डिपेंड करेगा कि उनके पास काम क्या है करने का, कि अच्छा कल क्या करना होगा इससे रिलेटेड, नेक्स्ट वीक में क्या करना होगा, ये वाली चीज जब एग्जाम में आएगी तो क्या करना होगा। मैं क्योंकि खुद बहुत मतलब बिजी मदर हूँ, वर्किंग भी हूँ, तो जब बच्चे मेरे छोटे थे तो जब आपके 2-3 बच्चे करीब करीब के होते हैं ना तो आप थक भी जाते हैं, आपको समझ भी नहीं आ रही होती किसको कैसे देखना है। तो मैं यूजुअली ये किया करती थी कि वंस अ मंथ 2 घंटे निकाल के बैठती थी और उन सब की कॉपीज खोल के और जो पैटर्न उनके नजर आते थे काम के और प्लस जो वीक एरियाज थे उनको निकाल के उनके लिए प्लानर्स बना लेती थी और कई दफा उनके लिए वो वर्कशीट्स भी बना लेती थी और उसको 3-3 या 4-4 उनकी कॉपीज करवा लेती थी। फिर उसमें आसानी होती थी कि
जैसे फ्यूचर के लिए मुझे है कि हर 2 दिन बाद इनको वो रिवाइज करवाना है कॉन्सेप्ट, तो मैं बस वही फोटोकॉपी शुदा वर्कशीट निकाल के उनको पकड़ा देती थी, बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ता था और उनकी रिवीजन हो जाती थी। या इसी तरह छोटा बच्चा है तो उसको मैं उस जमाने में तो ब्लैक बोर्ड और कलर्ड चॉक्स होते थे, लेकिन अभी आप व्हाइट बोर्ड और जो मार्कर्स हैं वो दे दिए। अच्छा, इसकी डिक्टेशन की, स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करो। अच्छा ये देखो, ये आपके फ्यूचर क्या है कि आपको नजर आ रहा है कि उसकी स्पेलिंग वीक है, आपको नजर आ रहा है कि मसलन अगर उनकी मैथ्स के लिए हमेशा से ये मैंने एक्सरसाइज रखी कि सुबह स्कूल जाते हुए रास्ते में सब टेबल सुनाएंगे, तो रास्ते में हमारा एक फन होता था कि जी टेबल सुनते हुए जाना है, ठीक है, बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है और हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो टेबल सुन रहे हैं हम। और आप कई दफा वो टेबल्स के ऊपर कोई आप गेस वर्क भी बना देते हैं कि अच्छा 7 9s आर क्या है, और कोई जो बच्चा बताएगा दे कैन रेज देयर हैंड, तो आप उनके टेबल सारे साथ साथ रिवाइज हो जाते थे। ये आपने उसमें आपने स्ट्रक्चर कर लिया, 2 सम्स एवरी डे करवा लिए, यानी कोई ना कोई क्लैरिटी के साथ आपको प्लान और ऑर्गेनाइज करना होता है कि मेरे बच्चे का वीक एरिया क्या है। उसको कॉपी दे दी, आप खुद बैठे दूसरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको व्हाइट बोर्ड और मार्कर से लिखने का शौक है, उसको कहा अच्छा इस चैप्टर में से कौन से डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लगते हैं उनको जरा 3 टाइम डिफरेंट कलर्स के साथ व्हाइट बोर्ड पे लिखो, वो तो खुशी खुशी लिखेगा, उसको एक्टिविटी मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हम करवाते जाएं तो वो फिर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और थर्ड जो पास से रिलेटेड है, रिव्यू करना सिखाना। हम सिर्फ उसको ये बताते ये क्या किया, 100 दफा पढ़ाया था, बताया भी था, जरा चेक करना, देखते नहीं हो, दिमाग सोया हुआ होता है, सोचते नहीं हो, फिर वही गलतियां करता है, मुझे तो समझ नहीं आती इसका करूं क्या। यानी पूरा अगर आप लेआउट करें और आप देखें कि इसमें क्या नजर आ रहा है, जैसे आपने पिछला चैप्टर था या एग्जाम था बच्चे के लिए, बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं एग्जाम के लिए हमें होता है, तो हम खोल के देखिए और हम खुद ही पेपर देखें और बच्चे को भी बिठा लें, अच्छा इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, हमने तो बड़ी अच्छी तैयारी की थी कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। अब बच्चा खुद ही कहता है मामा मेरे स्पेलिंग्स में ना टीचर ने मार्क्स काटे हैं, अच्छा इसका मतलब हमें स्पेलिंग्स को रिवाइज करना है ज्यादा। अच्छा मामा वो पता है ये लाइन मुझे भूल गई थी, अच्छा इसका मतलब है कि हमें थोड़ा इसको रिवाइज करना है, इसको जरा आपने कितनी दफा याद किया था 3 टाइम, लेकिन मामा मैं तो बोर हो जाता हूँ 3 टाइम्स के बाद, मेरे से ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, चलो ठीक है हम उसकी कोई स्ट्रेटेजी बना लेंगे। ठीक है, एक जगह मैं पढ़ी थी कि आजकल जैसे बच्चों को बहुत शौक भी होता है ना गैजेट्स के, उनके पास होते भी हैं या टैब है, आप उनको कह सकते हैं उस पर कोई रिकॉर्डर डाल दें कि आप 3 दफा मुझे सुनाएंगे, 1 दफा आप अपनी ना रिकॉर्डिंग करेंगे इस पे टैब पे। अच्छा रिकॉर्डिंग करा उससे क्या आप फिर आप सुनेंगे, अपने टीचर बन जाएंगे, सुनेंगे कि आपने सही तरह से पढ़ा कि नहीं, तो 5 दफा 6 दफा आप ऐसे करवा सकते हैं। यानी कोई ना कोई स्मार्ट स्ट्रेटजीज के साथ हमने उनको इन तीनों एरियाज में इंगेज करना होता है, क्योंकि हम सिर्फ फ्रस्ट्रेशन के साथ उनके साथ डील कर रहे होते हैं। अच्छा, अब होमवर्क का स्ट्रेस बहुत होता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हमने काफी डिटेल में बात की थी कि बच्चे को हमने स्ट्रेस से कैसे निकालना है। तो बच्चे के लिए जब भी वो बिठाएंगे बच्चे को, और स्पेशली वो बच्चा जिसका कोई वीक एरिया है, जिसकी सेल्फ एस्टीम ऑलरेडी लो है, जिसको स्कूल में भी बार बार बताया जा रहा है, तो आप उसको रिवाइज करवाते रहेंगे कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। ठीक, कुछ वॉक कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, कोई ना कोई और ऐसा तरीका आप जो है बच्चे के साथ करेंगे। पानी यहाँ से जा रहा है। मैम बच्चों पे जो स्ट्रेस कम होता है मदर्स पे ज्यादा होता है, बच्चों को नहीं देते स्ट्रेस जी होमवर्क करना है। अच्छा मैम एक क्वेश्चन है कि जैसे जो सिबलिंग्स हैं, छोटे बच्चे हैं और आपने उनको आप चाहते हैं कि उनको लहदा होमवर्क करवाएं, बट यू आर नॉट एबल टू मैनेज यू नो टू सेपरेट देम, कि थोड़ा सा ये कि अभी जैसे एक का टाइम है तो बाकी चले जाए यू नो बारी बारी करवाएं, तो मुझे लगता है कि जब इकट्ठे करवाएं तो वो एक chaotic आप क्वालिटी टाइम बिल्कुल वो मैनेजेबल कैसे हो जाए। हाँ जी, जब आपके पास डिफरेंट बच्चे हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं और आपने उनको काम भी करवाना है और आपको ये भी समझ नहीं आ रही है कि जी उनको कैसे मैनेज किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, तो उसमें भी आपकी प्लानिंग आएगी। यानी अगर आपने एक बच्चे को राइटिंग दी है तो दूसरे को रीडिंग दे सकते हैं, एक के लिए वर्कशीट बनाई है उसको वर्कशीट पे लगा सकते हैं, आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे आप जैसे दोनों बच्चे भी सपोज डिफरेंट काम कर भी रहे हैं,
तो दे आर आस्किंग फॉर योर अटेंशन, मामा ये मामा। यही बात होती है ना कि जब आप एक को टेंशन दे रहे हैं तो दूसरे को वो काम देंगे जिसमें उसको टेंशन नहीं चाहिए। आप दोनों को बराबर का काम नहीं देंगे। और प्लस अगर आपका कोई एक बच्चा जिसका वीक एरिया, तो फिर आप उसको जो है ना अलग से थोड़ा सा टाइम देंगे, उसको अलग से थोड़ा सा पढ़ाएंगे। यानी पेरेंटल एफर्ट तो ज्यादा जाती है इसमें। लेकिन मैं हमेशा सिनेरियो ये देती हूँ कि एक ये है कि आपकी पेरेंटल एफर्ट जा रही है और यानी आप नहीं करना चाह रहे, आप कह रहे हैं मैं तो बहुत थक जाती हूँ इस तरह, लेकिन जब बच्चा नहीं पढ़ रहा और रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर कौन थकता है और कौन परेशान होता है। तो इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है कि आपको डिस्कम्फर्ट तो होनी ही होनी है, तो आप कंस्ट्रक्टिव डिस्कम्फर्ट अपनी लाइफ में लेकर आए। ठीक है, आपको डिस्कम्फर्ट रहनी है तो आप ये सोचें कि डिस्ट्रक्टिव डिस्कम्फर्ट चाहिए या मुझे कंस्ट्रक्टिव चाहिए। मैं अपनी मिसाल दे सकती हूँ। मेरा एक बेटा था, वो टेक्टाइल था थोड़ा, ही वाज नॉट अ फुल ब्लोन पिक्चर ऑफ ADHD टाइप, लेकिन हाइपर एक्टिविटी जैसे बच्चों की नहीं होती, टिकना नहीं, बैठना नहीं, पढ़ना नहीं। तो स्कूल में जब वो जाता था, शुरू में मैं हर क्लास में टीचर को, जो नई टीचर होती थी या टीचर बदलती थी, उनको बताती थी कि ये थोड़ा सा भागता है, ये चीजों को टच करता है, ये करता है, प्लीज आप इसके साथ केयरफुल रहना है, इसको बिठाना है, इसको करना है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता था। मैं कह के थक गई और मैंने ये नोट किया कि सिर्फ उससे मेरे ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा था और उसके साथ साथ मेरा बच्चा जो है ना वो सफर कर रहा था। अब उस टाइम पे तो मैं कोई पेरेंटिंग एक्सपर्ट नहीं थी, सिर्फ मुझे ये था कि जी मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं पीडियाट्रिक्स में हूँ, तो मुझे थोड़ा सा उस वजह से बच्चों का आइडिया था। तो मैंने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे समझ आ गई कि टीचर्स के ये बस का काम नहीं है, मेरा बच्चा है, मैं उसके लिए कंसर्न हूँ, मुझे टाइम देना पड़ेगा। और अभी मैं आपको टेक्निक कुछ बताऊंगी भी फोकस करने की। तो आप सोचिए कि मैंने नोट किया कि वो 15 मिनट पढ़ता था और 15 मिनट के बाद उसकी कोई तवज्जो नहीं रहती थी। जितना मर्जी आप पढ़ाओ, 15 मिनट के बाद नहीं पढ़ता था। तो मैं फिर 15 मिनट के बाद उसको कहती थी, जाओ तुम्हारे लिए 10 मिनट की ब्रेक है। मेरे खानदान में ये मजाक होता था कि तुम ब्रेक दे देकर इसको पढ़ाती हो और तुम 3 घंटे बैठी रहती हो। ये तो नहीं कि मेरे पास काम नहीं होता था, मैं वर्किंग भी हूँ और साथ और बच्चे भी थे, उनकी भी अलग अलग स्ट्रगल थी, उनको भी कराना होता था। लेकिन मैं इसको हर 15 मिनट के बाद 10 मिनट की ब्रेक देती थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसने आहिस्ता 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 पिक करना शुरू कर दिया। और उसको फिर इसी तरह मुख्तलिफ टेक्निक्स जो हैं उसके साथ कॉन्टिन्यूसली लेके चली। अब जैसे ये एक मदर का क्वेश्चन है, माई 7-year-old डॉटर को लिखने का मसला है, शी डजंट लाइक राइटिंग एंड इवन इफ शी राइट्स वेरी लाइटली, लाइक डजंट होल्ड द पेंसिल टाइट बट शी लर्न वेरी क्विकली। अब राइटिंग का हर दूसरे बच्चे को मसला है। मेरे पास तो अपनी पर्सनल स्टोरीज इतनी होती हैं और इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेरा बेटा बड़ा, जब वो स्कूल में था तो टीचर हर वक्त कंप्लेन करती थी कि वैसे आपका बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, सब कुछ है, तो लिखता, राइटिंग बहुत खराब है। आप इमेजिन कर सकती हैं कि मैं एक दफा PTM में गई तो टीचर ने मुझे हंस के कहा, मुझे तो ऐसे लगता है आपके बच्चे की राइटिंग देख के कि वो पाँव से लिखता है। अब इससे बड़ी ह्यूमिलिएशन क्या हो सकती है जो एक मदर के मुंह पे मार दी जाए और उसको बड़ा फनी तरीके से बताया जाए। हर साल वो ढेर लगा हुआ था उन राइटिंग कॉपीज का, जो कि समझ ही नहीं आती थी कि उनको, वो लिखते ही नहीं थे बच्चे के कैसे के, बस टीचर ने कह दिया छुट्टियों में राइटिंग कराया करें, बस एक 1-लाइनर बोल दिया। और मैं एज ए पेरेंट बैठी हुई हूँ कि कैसे उसको राइटिंग कराऊं। या तो वो लिखना नहीं चाह रहा, या लिखता भी है तो राइटिंग तो नहीं इंप्रूव हो रही। उर्दू भी उसकी वीक थी, तो अल्लाह ताला ने कोई मदद की। 7th ग्रेड में वो था उस वक्त, तो मैं उर्दू के लिए कोई टीचर ढूंढ रही थी कि इसको एक्स्ट्रा कोचिंग करा दूं 7th की, तो अब उर्दू और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो मैंने जाकर इधर उधर चेक किया तो मेरी एक फ्रेंड ने बताया, वो पिंडी में रहने वाले एक उर्दू मीडियम स्कूल के मास्टर साहब हैं और वो जो टीचर हैं उनका मुझे किसी ने बताया कि ये उर्दू बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। तो मैंने बहुत मिन्नत समाजत की, वो डायबिटिक हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही नफीस किस्म के इंसान। तो जब मैंने बहुत इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। आप सोचिए वो अक्सर फजर पढ़ के आते थे फजर पढ़ते थे, सुबह सुबह आ जाते थे। 1 महीना उन्होंने मेरे बच्चों को पढ़ाया, 2 बेटों को, और उसमें उन्होंने छुट्टियां भी की क्योंकि उनकी तबीयत खराब होगी, कभी अर्ली मॉर्निंग आए तो कोई बारिश है, इस वजह से नहीं आ सके। और वो जो 1 महीना उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने मुझे आते ही कहा कि इनको इंग्लिश वाली कॉपीज ला के दें, मैं इनको राइटिंग करवाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मैंने तो आपको, मेरे दिमाग में तो राइटिंग थी नहीं। मैंने उनसे कहा नहीं, मैं तो ये चाह रही हूँ कि आप इनको वो करवा दें, मतलब उर्दू पढ़नी सिखा दें सही तरह।
तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इनको लिखना सिखाऊंगा और लिखने से इनको अल्फाज की पहचान सही होगी और इनकी रीडिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। तो उन्होंने कैलीग्राफी से उनको सिखाया, यानी उन्होंने राइटिंग स्किल से सिखाया। और मेरे बच्चे सुबह सुबह उठ के बैठे होते थे और इतने खुश होते थे, क्योंकि उनको सिर्फ ये नहीं कहा जाता था इम्प्रूव योर राइटिंग, उनको ये बताते थे कि ये कैसे कलम को ट्विस्ट करना है और ये कहां तक जाएगा, जैसे कत वाला कॉन्सेप्ट है वो पूरा देके उस तरह पढ़ाते थे। 7th ग्रेड में वो अपने स्कूल में सीनियर साइड पे चला गया, तो यानी वो जो टीचर जो उसका मजाक उड़ाती थी कि जी तुम पाँव से लिखते हो, पाँव से लिखते हो, वो गायब हो गई, फिजल आउट हो गई। 7th ग्रेड में 3 महीने के बाद जब पीटीएम हुई और मैं गई और मैंने जब अपने बच्चे का नाम लिया कि मैं उसकी मदर हूं, तो उन्होंने कहा ओ जिसकी राइटिंग सबसे अच्छी है। मैंने उसी वक्त क्या किया कि पीटीएम पे जब मैं अगली दफा गई तो मैं उनकी जो सेक्शन हेड है मैं उनके पास गई और मैं ग्रेड 4-5 की कॉपी और ग्रेड 7 की कॉपी लेके गई और मैंने उनके सामने रखी और मैंने उनको ये बताया कि ये उसकी राइटिंग देखी और ये देखी, और इसमें कमाल एक टीचर का है, मेरा नहीं है, लेकिन वो टीचर आपके स्कूल का नहीं है। और मैंने उनसे कहा मैं सिर्फ कंप्लेन उस तरह नहीं करने आई, मैं ये कहने आई हूँ कि पेरेंट को और बच्चे को ह्यूमिलिएट करने के बजाय अगर हम उसको स्किल में हेल्प कर दें। इसीलिए मेरे पास जो डिपार्टमेंट है हमारे बच्चे, उसमें हमने एक जमाने में बच्चों की कैलीग्राफी क्लास वंस अ वीक शुरू की थी, क्योंकि बच्चे कैलीग्राफी बहुत शौक से करते हैं और उससे उनकी राइटिंग और इवन रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं। यही मैं भी पिछले दिनों सोच रही थी कि ये जो खताती है ये इतनी इम्पोर्टेंट है इस्लाम की आयात की, जो देखें जो होती है कितना अच्छा वो लगता है। तो ये तो स्कूल्स में से बिल्कुल एक तरह से खत्म ही हो गई है ये कॉन्सेप्ट खताती करना, और तो ये एटलीस्ट एक टीचर होना चाहिए जो बच्चों को ये दे और फिर उसी को कंपटीशन में करवा के बच्चों को ये जी। लेकिन देखिए हम क्या करते हैं स्कूल्स में ना, मैंने ये देखा है कि जब भी कंपटीशंस की बात आ जाती है ना, हम सारी क्लास में से पिक करते हैं किस बच्चे की खताती सबसे अच्छी है, उसको एक्सेल करवाते रहते हैं। स्ट्रगलिंग बच्चे बेचारे फिर वीक रह जाते हैं, उनको फिर हम एक कोई अच्छी फीलिंग ही नहीं देते कि आप किसी काबिल हैं। इसमें फिर ये हो सकता है कि वो एक्टिविटीज के जो तो अच्छे हैं बाकी जिनमें एक जेन्युइन पोटेंशियल है अब वो ऊपर आ सकते हैं, उनके लिए भी हो, और एक जो मिक्स्ड एबिलिटी है उनके लिए भी कोई डिफरेंट, हर बच्चे को चांस मिलना चाहिए, हर बच्चे को, कि वो उस लेवल पे सीख सके और उस लेवल पे वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा कर सके। ठीक है, आई एम डेडली अगेंस्ट दिस थिंग कि जो बच्चा ऑलरेडी जैसे कहते हैं गॉड गिफ्टेड है, उसको आप किसी इवेंट पे खड़ा करके अपने स्कूल की तारीफें करवा रहे हो, अपने सिस्टम की तारीफ करवा रहे हो। अगर आपने तारीफ करवानी है तो फिर एक बच्चा जो जीरो था उसको करवा के तो फिर करवाएं। ये नहीं मैं कह रही कि जो एक्सेल कर रहा है उसको कोई अपॉर्चुनिटी उसके खत्म कर दें, लेकिन बाय लार्ज हम फिर इसी वजह से होता है किसी सिस्टम में जाते हैं, हम एक एक्सेलिंग स्टूडेंट जो हमें प्रेजेंट किया जाता है उसको देखते हैं, फिर हम उस सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, फिर हम डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि वहां के एवरेज बच्चे वैसे नहीं होते। फिर हम कहते हैं अच्छा मैंने तो फलां को सुना था वो इतना वोकल था, ये था। एक और ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि मेरी बेटी मुझे बेटे को एक्सट्रीम टाइम नहीं देने देती, उसको लगता है मामा उसको इग्नोर कर रही हैं, तो क्या मैं उसको बता सकती हूँ कि भाई सब्जेक्ट में वीक है? नहीं, हम बिल्कुल ऐसी बात नहीं करते, इससे उनकी सेल्फ एस्टीम लो होती है बच्चों की। हम उनको ये बताएं ना, जो मैंने भी आपको फॉर्मूला दिया था कि हर एक को टाइम देना, जो होमवर्क टाइम है वो इस हिसाब से होगा, इतने मिनट्स मैंने देने हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रेड। तो जिस ग्रेड में भी वो बच्चा है आपने उतना ही टाइम उसको देना है और उसके मुताबिक देना है। अब इससे आगे हम चलें तो बच्चे के स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप उनको डीप ब्रीथिंग सिखाते हैं, जो हमने बात की थी कामिंग सेल्फ टॉक की, वो सिखाते हैं। और इस दफा उनको कामिंग सेल्फ टॉक उनको कहेंगे आपने करनी है रिलेटेड टू द होमवर्क, और ये फर्स्ट 5 मिनट्स की वार्म अप एक्टिविटी होती है कि आप अपनी सेल्फ टॉक को ठीक करें। आप बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे मैं नहीं कर सकता, आई एम देयर विद यू और हम ये करेंगे, क्योंकि आप देखिए उसको एक्सटर्नल वॉइसेस इतनी स्ट्रांग आ रही है, स्कूल वाले कह रहे हैं पढ़ता नहीं है, आप भी कह रहे हैं पता नहीं है पढ़ता क्यों नहीं है, तो उसकी सेल्फ टॉक जो होती है वो भी एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाती है, वो नहीं पढ़ रहा होता सही तरह से। फिर इसके बाद हमने बच्चे को बताना है कि जब हमने होमवर्क करना है तो हमने बहुत काम रहना है, हमें बिल्कुल भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, हम आराम आराम से इसको सीखेंगे। इसमें भी हमारी एंजाइटी होती है, जल्दी जल्दी पढ़ो, मैंने और बहुत से काम करने हैं, मैं तुम्हारे सर पे ही बैठी रहूं।
नहीं, हम आराम से उनसे कि बेटा आराम से पूरा टाइम लें क्योंकि आप नोट करेंगे कि वो जब उस फॉर्मूले के मुताबिक आप टाइम दे रहे हैं वो ऑलरेडी टाइम ज्यादा है। फिर ये कि टाइमर आप पास रखें और इससे मिनट्स का ट्रैक रखें। अच्छा, इसका तरीका ये होता है कि बच्चों का जब आपको लगे कि अटेंशन स्पैन कम है, और ये बच्चों को आप सिखा भी सकते हैं कि आप नोट करें कि बच्चा कितनी देर तक फोकस कर सकता है। लेट्स से बच्चा 10 मिनट्स फोकस कर लेता है, तो आप उसको बताएंगे कि आपने 11 मिनट्स पढ़ना है और आप टाइमर लगा देंगे 11 मिनट्स को, क्योंकि 10 मिनट्स तक वो पढ़ लेगा, 11 मिनट पे अब वो रेस्टलेस होगा, लेकिन उसको स्ट्रेच करना है 11 मिनट्स पे। 11 मिनट्स के बाद उसको 2 या 3 मिनट की ब्रेक देनी है, जिसमें ना वो स्क्रीन यूज कर सकता है, ना वो कोई गेम्स खेल सकता है, वो वॉक कर सकता है, पानी पी सकता है, फल खा सकता है, कोई और किताब खोल सकता है, राइटिंग कर रहा था तो रीडिंग कर सकता है, उसको किसी अनहेल्दी एक्टिविटी में एंगेज नहीं होने देना। फिर दोबारा उसको वापस बुलाना है और उसको दोबारा से 11 मिनट्स का टास्क देना है, फिर उसको दोबारा 3 मिनट्स की ब्रेक देनी है। ये थोड़ा सा आपको 2-3 महीने एक्टिविटी करनी पड़ती है। फिर आप नोट करते हैं कि वो 11 मिनट्स आराम से बैठ जाता है। जब वो 11 मिनट्स आराम से बैठे, अब आप उसको 13 मिनट्स पे ले जाते हैं, अब आप 13 मिनट्स तक करेंगे। अब वो खुद जब सक्सेस उसकी क्रिएट होना शुरू होती है तो वो बच्चा इंटरेस्ट लेता है इस चीज में और वो फिर मजीद आगे पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन याद रहे कि इसको उनको स्क्रीन नहीं दे देनी, फिर वो उस पर बैठा रहेगा, फिर नहीं वो आपके हाथ आएगा। जब वो ब्रेक लेता है तो आप उसका वो वाला टाइम जो आपने रखा हुआ है ना, जो कैलकुलेशन मेन की है कि जी इसने 20 मिनट्स पढ़ना है, 40 मिनट्स पढ़ना है, उस पर ब्रेक लगाएंगे। अब ये थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा शुरू में, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो स्ट्रगल कर रहा है एकेडमिक्स में वो उसमें थोड़ा आगे चल सके, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे इससे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अब होमवर्क स्ट्रगल क्या है? अगर हिस्टोरिकल आपकी स्ट्रगल है, चलती चली आ रही है, तो आप शुरू में बच्चे को कोई रिवॉर्ड भी दे सकती हैं। मसलन आप उसे ये बता सकती हैं कि अगर आप इतना इतना टाइम करेंगे और बैठेंगे और आराम से पढ़ेंगे और जो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी उसे फॉलो करेंगे और डेली आपका स्टार आएगा, तो मसलन वीकेंड पे आप पार्क जा सकते हैं, आप आइसक्रीम खा सकते हैं, आपको मैं बर्गर खिला दूंगी, पिज्जा खिला दूंगी। यानी उसको पहले पूरे वीक के वो स्टार्स कंप्लीट करने होंगे और उसमें आप कोई सिस्टम रख सकते हैं, गोल्डन स्टार, तो उसमें ये होगा इतने गोल्डन स्टार, इतने सिल्वर स्टार, इतने ग्रीन स्टार्स कुछ करके, या ब्लू स्टार्स, येलो स्टार, जो भी आप रखना चाहें, और उसके मुताबिक आप उसका कोई रिवॉर्ड सिस्टम रख सकते हैं, ताकि इससे मतलब ये है कि ये बच्चा थ्रू आउट बहुत डिस्करेज हुआ है, इसको बहुत ज्यादा इसकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो है कि इसने फेलियर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमने इसको उठाना है ताकि ये अपने फेलियर में से बाहर निकले। फिर ये कि ये जो मैंडेटरी होमवर्क टाइम होता है, ये बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो बहुत से स्किल्स को प्रैक्टिस करे, तो हमने इससे ये अपॉर्चुनिटी छीनना नहीं, जस्ट बिकॉज कि वो स्ट्रगल कर रहा है हमने फ्रस्ट्रेट नहीं होना। जब पेरेंट और बच्चा दोनों फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं तो ये याद रखें कि फिर बच्चे का मूड भी जो है वो इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है, और बच्चे का मूड इन्फ्लुएंस होता है तो वो पेरेंट के मूड को भी इन्फ्लुएंस करता है, वाइस वर्सा हो जाता है। तो हमें अपनी टोन को बहुत पॉजिटिव रखना है और हमने फास्ट प्रोग्रेस नहीं एक्सपेक्ट करनी। ये मुझे बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जैसे होता है ना कि 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है तो मुझे बता दे मैं 10 पाउंड कैसे वजन कम करूं। ठीक है, कल हम उम्रे पे जा रहे हैं, कोई ऐसी दवाइयां दे दें कि मेरा मंथली साइकिल डिले हो जाए, ये हमारा हाल है। तो बच्चे के मामले में भी वो 2 आउट ऑफ 10 ले रहा है तो हम कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इस हफ्ता इतना पढ़ाऊंगी, 10 आउट ऑफ 10 ले। नॉट पॉसिबल। ये हम जिस तरह से प्लान करते हैं चीजें अपने दिमाग में, इस तरह से नहीं होती, फास्ट प्रोग्रेस नहीं ऐसी होती, इसीलिए बच्चे बेचारे बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हैं हमारे। तो हमने इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और एफर्ट देखना है कि वो लॉन्ग रन में पे करता है। मैं आपके स्कूल का ही आपको एग्जांपल दे देती हूँ। कोविड से पहले मैं यहाँ पे क्लासेस ले रही थी प्री ओ लेवल के स्टूडेंट्स की, बॉयज एंड गर्ल्स, और जब मैंने पहला सेशन इंट्रोडक्टरी लिया तो मैं बच्चों से पूछ रही थी कि उनके स्ट्रगल्स क्या हैं। तो हमने लिस्ट बनाई पूरी कि अच्छा क्या क्या स्ट्रगल्स हो सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हमारी लाइफ में हैं, और टिपिकल वही स्ट्रगल्स थी, पीयर प्रेशर की स्ट्रगल्स हैं और इसकी हैं, और पढ़ाई की स्ट्रगल्स पे बच्चों ने बहुत बात की कि हमें पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, नंबरों का बहुत प्रेशर है। मैंने सेशन कंप्लीट किया और मैं सेक्शन हेड के साथ बैठी और मैंने अपनी तरफ से उनकी क्लास लेने की कोशिश की कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों बच्चों को इतना प्रेशर दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझे मुस्कुरा के कहा कि ये प्रेशर हम नहीं दे रहे,
कौन दे रहा है? पेरेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा हमें तो पेरेंट्स को भी कहना पड़ता है कि इतना प्रेशर ना डालें बच्चे पे। आप देखिए हिफ्स वाले बच्चे पे भी हम ये प्रेशर डालते हैं, तुमने हर हाल में 2 साल में हिफ्स करना है क्योंकि तुम्हारा स्कूल का टाइम मिस हो रहा है। मैंने कई ऐसे सेटअप देखे हैं हिफ्स के, 1-2 सेटअप्स को मैं जानती हूँ, बहुत एक्सीलेंट काम करते हैं और वो कहते हैं हम पे टाइम लिमिट ना लगाएं। अगर 2 साल से ज्यादा लगता है हम बच्चे की कैपेसिटी के मुताबिक देखेंगे और उनको हम बहुत अच्छा हिफ्स करवाएंगे। लेकिन वहां पे भी पेरेंट्स क्या करते हैं, शुरू में डाल देते हैं कि अच्छा बेस अच्छी बन जाए, फिर जब वो लगता है कि अब वो जल्दी जल्दी बच्चा हिफ्स कर सकता है, लेकिन वो सिस्टम कहता है नहीं बच्चे की बहुत अटकन आ रही है, भूल रहा है, अभी हम इसको रिवाइज करवा रहे हैं, हम थोड़ा स्लो डाउन इसको कर रहे हैं, बच्चे पे हम इतना प्रेशर नहीं डालेंगे। वो पता क्या करते हैं, वहां से निकालते हैं किसी ऐसे सिस्टम में डालते हैं जो जल्दी जल्दी हिफ्स करा दे कच्चा पक्का, कहते हैं बाद में रिवाइज करवाते रहेंगे। देखिए कितना मजाक है, दीन का भी मजाक, कुरान का मजाक, बच्चे का मजाक। आप खुद ही कमिटेड नहीं है, तो इस मामले में आपको अपने आप को वो बनाना है इंसान जो कि आगे तक देख सके। मैं अपने बच्चे, मेरे 3 बच्चों का अभी तक तो मैं ये देखा है, वो स्कूल के लेवल पे मैट्रिक तक, OA लेवल तक टीचर्स यही कहती रही कि जी ये बच्चा पढ़ता क्यों नहीं, ये बच्चा पढ़ता क्यों नहीं, ये बच्ची पढ़ती क्यों नहीं। और मैंने कहा कोई बात नहीं, ओवरऑल अगर बच्चा सही काम कर रहा है तो मुझे कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। उनको लगता था ये अजीब माँ है, इसको मसला क्यों नहीं है। वो मेरे भी पीछे पड़ जाती थी और बहुत ही मुझे बुरे एटीट्यूड्स मिलते थे। लेकिन वही मेरे बच्चे जब यूनिवर्सिटी लेवल पे आए हैं तो वो टॉपर्स रहे हैं, उनके हाई GPA आए हैं, वो अपने आप को मैनेज कर सके। यानी अगर कोई बच्चा फेल भी हो गया लेकिन ओवरऑल वो काम अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है करने की और वो स्ट्रगल कर रहा है, तो इट्स ओके, द स्ट्रगल इज गुड इनफ। उसको हमने उस तरीके से सिखाना है कि बच्चा सही तरह चल सके। तो बच्चे को टाइम मैनेजमेंट आपने सिखानी है, ये कैसे सिखाई जाएगी, ये आपने इसमें इन्फ्यूज करनी है। यानी आपने ये करना होता है कि बच्चे के साथ जब आप बैठते हैं तो आप, एक तो फुल टाइम है ना, अब आप उसमें से डिवाइड करते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। आपको खुद आइडिया होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को याद करने में कितना टाइम लगेगा, इसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, इसको रिवाइज करने में कितना टाइम लगेगा। तो जब आप वो सारी प्लानिंग कर लेते हैं और उसमें आप देखें वो तीनों जोन्स को लाते हैं कि रिव्यू करते हैं पास से, कि देखो इसको आपने 3 टाइम्स किया था तो आपके बहुत से पॉइंट्स रह गए, दैट मीन्स इसको 6 टाइम्स करना है, 6 टाइम्स करना है तो इसको याद करने में इतना टाइम लगेगा। लिखने में आराम आराम से इतने टाइम में आप लिखेंगे। हम यहाँ पे एक दफा एक्टिविटीज करवा रहे थे बच्चों को, तो बच्चे क्या करते थे, स्पेशली लड़के, कि जैसे ही उनको एक वर्कशीट देते थे तो वो वर्कशीट जल्दी से करके, उनका मतलब होता था हम क्लास में शरारत करें। तो हमने 2 दफा के बाद टीचर्स ने मुझे कहा हम क्या करें, बच्चे फिर कंट्रोल नहीं होते, तो मैंने उनको ज्यादा डिफिकल्ट वर्कशीट्स दे दी जो जरा बोरिंग भी थी। और मैंने उनसे कहा कि इनको ये दे दो, उनसे कहना अगर आपने अपनी वो वाली वर्कशीट कर रही है तो आप उसके बाद ये करेंगे, फिर ये करेंगे। यानी उनकी वर्कशीट बढ़ा दें और उनकी तारीफ करते रहे कि माशाल्लाह आपने 4 कर ली, 5 कर ली, लेकिन उठने नहीं देना। तो उन बच्चों ने भी यही किया कि अपना काम स्लो कर लिया। तो आपने बच्चों के साथ वो रिव्यू करना है, फ्यूचर का भी उनको बताना है कि आगे आगे काम बढ़ेगा, आपकी कमिटमेंट बढ़ेगी तो हम उस टाइम को स्ट्रेच कर रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं। और उसमें आपने देखना होता है कि कल के लिए क्या जरूरत है, व्हाट नीड्स टू बी डन फॉर टुमारो, और किस चीज को ऑर्गेनाइज करना है। जैसे बैग को भी उसी के साथ ऑर्गेनाइज करना सिखाना है, कितना टाइम हमारा चीजों को ऑर्गेनाइज करने में लगेगा। फिर ये कि अगर हमने कोई लॉन्ग असाइनमेंट्स हैं उनको कैसे करना है, जो मैंने आपको बताया था वो ब्रेकअप करना सिखाना है। और टेस्ट आने वाले हैं, उन दिनों में कोई फैमिली इवेंट भी आ रहा है, कोई मेहमान भी आ रहे हैं, तब पढ़ना कम होगा या इतना फोकस नहीं कर सकेंगे, तो अभी से हम साथ साथ पढ़ें। मेरे जब बच्चे छोटे थे तो मैंने कोई शादी या कोई इवेंट इसलिए मिस नहीं किया कि मेरे बच्चों का इम्तिहान है। अब साथ साथ अगर महीना पहले से पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये क्या बात हुई कि, और ये जो माएं अक्सर बोलती हैं बच्चों का इम्तिहान समझे मेरा इम्तिहान, या कई दफा बात ही ऐसी शुरू करती है मेरे एग्जाम्स हो रहे थे, और कोई पूछे कि आपके एग्जाम्स क्या पढ़ रही हैं, तो कहते हैं बच्चों के इम्तिहान मेरे ही इम्तिहान है ना। क्योंकि हमने अपनी नर्व्स पे उसको सवार किया होता है, तो सोचे बच्चे बेचारों का क्या हाल होता है। फिर ये कि किस चीज को रिव्यू करना है वो देख लें। और इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप प्लानर या किसी कैलेंडर के अंदर ये सारी एक्टिविटी डाल दें, आपने उसमें जब ऐड कर ली ना फिर आपको भी याद रहता है।
इसी तरह स्कूल की कोई वेबसाइट है या डायरी है या उनका कोई भी तरीका है, तो आप उनको वो उसमें आप उसको साथ साथ वहां पे चेक करते रहते हैं, कोई असाइनमेंट्स हैं, कोई टिप्स हैं, क्या कुछ वहां पे अपलोड हो रहा है, ताकि हम उसको करें। ठीक है, डोंट यू थिंक आवर एजुकेशन सिस्टम इज सो पैथेटिक, जस्ट नंब रेसिंग इज गोइंग ऑन, नो स्किल लर्निंग। ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, ये हर जगह पे है। इसलिए देखें, मैं तो ये बहुत सारा मटेरियल जो आपको पढ़ा रही हूँ अंग्रेजों का है ना, अगर अंग्रेजों का सिस्टम इतना अच्छा होता है और उनको मसला ना होता तो वो किताबें भी ना लिखते, वो कहते हैं हमें कोई मसला ही नहीं है, हम क्यों किसी के लिए कुछ लिखें। हर सिस्टम में आपको लोग अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। मैं बल्कि बहुत सारे जो वेस्टर्न सिस्टम्स को भी देख कर आई हूँ, मैं उससे भी बड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ। तो होम स्कूल करें, किसी स्कूल सिस्टम में डालें, पाकिस्तानी सिस्टम है, बाहर का सिस्टम है, जहां पर भी फोकस्ड लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जहां पे अनफोकस्ड लोग हैं वो तबाही मचा रहे हैं। तो इसमें हम सिर्फ यहाँ के कल्चर्स को नहीं देख सकते। मैं तो बता रही हूँ कि मेरे बहुत से रिश्तेदार जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं, मैं तो उनके भी कल्चर्स और उनकी भी एकेडमिक्स और सब चीजें देख के को खास खुश नहीं हूँ कि वो तो देखें उसमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व ही नहीं होने देते, और वन फाइन डे पेरेंट्स उठते हैं और उनको धमाका होता है कि उनका बच्चा किस किस मसले में फंसा हुआ है। वो तो एक एज के बाद कहते हैं अम्मा बाप गेट लॉस्ट, आप हमारी जिंदगी में रहे ना। तो उस सिस्टम को हम क्या करेंगे जो शुरू में तो बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन वो वैल्यू सिस्टम नहीं दे रहा होता साथ साथ कि अम्मा पापा की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि अम्मा पापा को भी कंसेंट लेकर बच्चे के स्कूल में जाकर बच्चे से वो पहले साइन कराएंगे कि बेटा मैं जाके तुम्हारी टीचर को मिलके पूछ सकती हूँ कि तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है। आप कैसे जाएंगे? हम तो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक जाएं तो वो कहेंगे अम्मा अब्बा आ गए, अगर बच्चा नहीं बात कर रहा तो उसको सीधा कर दो। ठीक है, तो चेकलिस्ट, टाइम चेकलिस्ट क्या होगी? आस्क योर चाइल्ड टू एस्टिमेट हाउ मच टाइम, उसको कितना लगेगा। बच्चे के साथ डिस्कस करें कि आपको क्या लगता है इसमें आपको कितना टाइम लगेगा। अगर वो बच्चा आपको असेसमेंट देता है और उसके मुताबिक करता है तो इसका मतलब है उसका ये स्किल स्ट्रांग है, आप खुश हो। और अगर वो नहीं कर पा रहा तो आप उसको कहते हैं चलो इतने में करके देखो, अगर इतने में हो जाता है ठीक, अगर नहीं होता तो हम इस टाइम को बढ़ा देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, और देखें कि वो एलोकेटेड टाइम पे वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है कि नहीं कर पाता। फिर उसके बाद उसकी अब ब्रॉडर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करें कि किस टाइम पे कितना कितना टाइम लगता है। अब मैं देखिए क्लासेस के लिए देखती हूँ, इसमें जैसे आप देखिए ना स्कूल भी बच्चे आते हैं तो हमारी क्लासेस जो होती हैं हमारे बच्चे की, जैसे शाम फ्राइडे को शाम 4 बजे क्लास है, और अक्सर मदर्स को मैं देखती हूँ 4:30 बजे आराम से वॉक करती हुई रिलैक्स्ड आ रही होती है और कहती है बच्चा जो है ना बड़ा तंग करा था, टाइम पे तैयार नहीं हुआ। 30 मिनट्स उन्होंने क्लास के जाया कर दिए। अनदर 30 मिनट्स बच्चा सेटल होने में लगाएगा, 1 घंटे में हार्डली कुछ सीखेगा, और फिर मदर कहेगी कि मतलब इतना फायदा नहीं हुआ इस कोर्स में आने का। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये कि जब मैं मदर से पूछती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ कि आपने क्या कैलकुलेट करना है आपके आने का एक एग्जैक्ट टाइम। अब तो आप अगर गूगल मैप खोलें तो वो भी आपको टाइम बताता है कि आपको इतना आपका डिस्टेंस है, इतना टाइम लगेगा। आप उसमें कम से कम 15-20 मिनट ऐड करें कि आपके जो कोई और रास्ते में अनफोर्सीन सिचुएशन आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद उससे भी पहले आप ऐड करें कि मैंने बच्चों के साथ जब निकलना है तो कितना टाइम चाहिए, अगर उन्होंने खाना खाना है, नाश्ता करना है, उसके लिए कितना टाइम चाहिए। तो स्कूल जाने से जब हम 15 मिनट पहले बच्चे को उठा रहे हैं और फिर हम कहते हैं बच्चा नाश्ता नहीं करता, फिर आप देखें उससे क्या मसले होते हैं। तो वीकली स्केड्यूल हम बच्चों का बनाएं ताकि बच्चे उन सारे कामों को कंप्लीट कर सकें। अगर हमने नहीं बच्चों को कोई वीकली स्केड्यूल दिया तो फिर मसला होगा। फिर जो टाइम असाइंड होता है इसमें ये भी देखना होता है, जैसे एलिमेंट्री स्कूल का एलिमेंट्री एज बच्चा है और उसको क्या है, आप रफली जैसे बता रही हूँ, अच्छा जी 15 मिनट में मैथ्स कर लो, 15 मिनट में अपने बैग को ऑर्गेनाइज कर लो, 5 मिनट में आप कोई स्पेलिंग्स को रिहर्स कर लो। इस तरह से आप बना देंगे। थोड़ा होगा ना उसको तो नहीं इतना ओवरलोड करना हमने, उसका टाइम भी थोड़ा होगा, उसकी एक्टिविटी भी थोड़ी होगी। और आपने डिसाइड किया होगा कि अच्छा एक तो जो स्कूल से होमवर्क आएगा, स्कूल होमवर्क का पैटर्न भी हमें पता होता है किस दिन कौन सा होमवर्क आता है। टीचर्स कई दफा कहती भी हैं कि आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें कि किस दिन कौन सी चीज आती है, तो उसके मुताबिक हम देख लें। टीनेजर्स बच्चे बड़े हो गए, अब क्या है, अब वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, उन्होंने कोई पेपर्स पढ़ने हैं, कोई उन्होंने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कोई अपने प्लानर्स को अपडेट करना है, कोई टेस्ट को रिव्यू करना है। अब उनके टाइम डिफरेंट होने शुरू हो जाएंगे।
ब्रेकअप करके उनको देना है। उनको कहना अच्छा आज का ब्रेकअप बताएं क्या है। जब उनको ये ब्रेकअप आ जाएगा ना, तो फिर उनको ये भी समझ आनी शुरू हो जाएगी किस चीज को कितना टाइम लग सकता है। वो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ इस पूरे सिस्टम को एनालाइज करना शुरू करेंगे। अब आपने प्लानर्स बनाने हैं। प्लानर्स हम कैसे बनाते हैं? एक तो स्टैंडर्ड वीकली प्लानर होता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि कितने डेज ऑफ द वीक हैं, कौन से स्पेसिफिक टाइम है, उसमें डेली रूटीन क्या है, कब आप नमाज पढ़ेंगे, कब आप रिलैक्स करेंगे, कब आप होमवर्क करेंगे। ये स्टैंडर्ड फिक्स प्लानर होते हैं तकरीबन। वीकडे के अलग हैं, वीकेंड का अलग है, कोई मेहमान आ जा रहे हैं उन दिनों का अलग है, छुट्टियां आ गई हैं लंबी उनका अलग है। सब के मुताबिक जो जो आपकी अपनी एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक आप बनाएंगे। फिर एक फ्लेक्सिबल प्लानर हम उसमें डालते हैं, जिसमें हम ये लिखते हैं कि अब हमने वीक बाय वीक क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। हर वीक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है कि अच्छा इस टाइम पे फिर ये पढ़ना होगा, आज के स्केड्यूल में ये बात आ गई है। अब ये आप उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जितने हैं ना बच्चों को, वो सिखा रहे होते हैं कि क्या करना है। अच्छा, ये एक मदर लिख रही है कि यहाँ पे स्कूल में 7 सब्जेक्ट्स हैं, तो 7 होमवर्क होते हैं, बच्चे भी तंग आ जाते हैं। अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे बच्चे तो पढ़े हैं, 7 होमवर्क कभी भी नहीं आए गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसा होता है जी। जैसे पहले मेरे बच्चे यहीं से पढ़े हुए, 1 में होता था एक सब्जेक्ट आपको मिल जाता था कोई भी होमवर्क के लिए। लेकिन अब मेरा जो सबसे छोटा बेटा 1 में है, उसको एक होमवर्क डेली, एक टेस्ट, एक आपकी रीडिंग और एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ साथ मिला होता है। अब वो बच्चा बहुत चिड़ होता है। पहले जो बच्चे होते थे वो 10 मिनट्स अगर आप कह रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल 10 मिनट्स में उनका होमवर्क भी कंप्लीट, पर रिलैक्स होती, पर इसको बोलते बहुत खुश होते थे। अब एक तो बैग बहुत हैवी होता है क्योंकि 3-4 चीजें होती हैं, दूसरा 3-4 चीजें डेली मिली होती हैं और वो बच्चों को करानी होती है। वो आप ये देख लेना कौन सी क्लास में है वो, 1 में, तो उसके 10 मिनट्स ही होने चाहिए ना होमवर्क के। तो अब आपको अगर मिलता है, एक तो आपको स्कूल में भी फिर बात करनी चाहिए कि किस वजह से उन्होंने ये ज्यादा बढ़ाया लोड, उनसे भी पूछे। वो कह रहे हैं हम बच्चों को 2 के लिए प्रिपेयर करें। एक्चुअली ये लोड भी ना पेरेंट्स से आ रहा होता है ना। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स इतना तंग करते हैं कि जी अब वो आगे आप और तैयारी करवाएं और पढ़ाएं और कुछ काम कराएं। मैं तो पीटीएम में भी देखती हूँ ना, तो ये पेरेंट्स से पहले बात करने की जरूरत है कि जी आप क्यों इतना लोड डालना चाहते हैं बच्चे पे, और फिर स्कूल वालों को आप थोड़ा सा रिलैक्स करें। स्कूल वाले तो कभी भी नहीं चाहते कि बच्चों के ऊपर लोड डालें। क्योंकि मैं फर्क देख रही हूँ, मेरे जैसे बाकी बच्चे हैं वो 1 से 2 में के अभी तक वो बड़ी खुशी से पढ़ने आते हैं। अभी भी सारे सब्जेक्ट्स में कभी भी काम नहीं मिला, 2-3 होमवर्क। 6 में जो बेटी है उसको भी ऐसे ही होता है, लेकिन इसका काम सबसे ज्यादा होता है डेली। तो देखिए, जहां जहां पर भी अगर आपको लगता है कि जी बहुत ज्यादा कोई होमवर्क है, तो आपको वहां पे अथॉरिटी से बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक वो करें। अच्छा, ट्रबल शूट एरिया इसमें जरूरी क्या आ जाता है कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जरूर आ जाती हैं, तो उसमें हम थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी का मार्जिन रखते हैं। कभी कभी एकदम टेस्ट आ गया, एक्स्ट्रा कोई काम टीचर ने दे दिया, या आपके घर में कोई ऐसी एक्टिविटी आ गई कि आप उतना टाइम नहीं दे सक रहे उस वीक में पर्टिकुलरली। एक दिन का हो तो वो कैचअप हो जाता है, ज्यादा हो तो फिर मसला होता है। तो जरूर कोई कैलेंडर, ये मैं नेट से वैसे ही देख रही थी, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। आप नेट पे जाएं, आपको बहुत से ऐसे प्लानर्स मिल जाते हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, इतना पढ़ाना है, ऐसे करना है, डोंट फॉरगेट, अगले दिन की क्या प्लानिंग करनी है, एक दिन पहले की प्लानिंग में क्या हमने देखा था। तो बच्चों को हम बताते हैं कि अपनी असाइनमेंट्स का ट्रैक रखें। प्लानिंग के बगैर जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं। और फिर ये कि बच्चे को बताना है कि अगले दिन के लिए भी देख के रखोगे, अगले दिन क्या क्या टाइम टेबल है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या काम आ सकता है। और इसी तरह से फ्यूचर की प्लानिंग जो है वो बच्चों को बताया जाए कि वो अच्छी तरीके से करें। जब वो अच्छे तरीके से करें तो फिर ही वहां से उनको, जैसे कहते हैं ना, वो फोकस हो सकते हैं और वो चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा जी, ट्रबल शूट एक यहाँ पे टिप आपको दूंगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं होता कि उनके प्रोजेक्ट्स और उनकी ड्यू डेट्स कैसी चल रही होती हैं। तो आपको बच्चों के सब्जेक्ट्स को रिव्यू करना पड़ता है और बच्चों को गेस के साथ भी लेके चलना पड़ता है कि अच्छा ये आपका नेक्स्ट डे पीरियड आ रहा है, आज ही पीरियड हुआ था और लास्ट पीटीएम में मुझे टीचर ने बताया था इस सब्जेक्ट की कि वो जरूर काम देती है। अगर मिस हो गया तो चलो हम किसी से पूछ लेते हैं। इससे फिर बच्चों की वो जो क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी सी होती है ना, वो भी मजीद अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है।
यहाँ पे मैं खत्म करती हूँ, बाकी भी हमने ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग पे मजीद बात करनी है और भी एरियाज हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे। एक दो क्वेश्चन है उसको ले लेती हूँ। ये कह रही हैं कि मैम, आउट ऑफ माय 3 children 2 are in the category that is shining alhamdulillah in academics, and as you mentioned school is also highlighting them, but one daughter is an autism spectrum. She has her own qualities but don't have utilization in school environment. Please guide how to provide validation for her, as you mentioned school competition activities. देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे अगर कोई बच्चा है तो उसको हम वो प्रेशर नहीं देते, उस तरह से नहीं उसके साथ डील करते जिस तरह से आप बाकी बच्चों के साथ